मंत्री के हिसाब से भी देखते हैं और बहुत बड़ा दायित्व संस्थान में है। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय राठी जी का पाचन पाचन और निष्कासन विषय पर मार्गदर्शन मिलेगा। मैं सादर स्वागत करता हुआ आमंत्रण करता हूं राठी जी को कि वे आए और हमारा सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय वेद प्रकाश राठी जी। आप सब बहन भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल साफ आ रही है सर। आ रही है। प्रणाम सर। आज बात करेंगे, अधिकतर बात ही करेंगे कि पाचन क्या है और निष्कासन क्या है। क्योंकि पाचन से पहले मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको भोजन के बारे में बता दूं। अगर साधक का भोजन ठीक नहीं है तो इन आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का महत्व आधा रह जाता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति दुखा। कृष्ण जी गीता में कहते हैं युक्त आहार यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट अगर ये साधक की नहीं है तो आप योग के इस यात्रा में अग्रसर नहीं हो सकेंगे। अब ये युक्त आहार क्या है? आज जरा इस पे बात करेंगे, गौर करेंगे, क्योंकि अगर आपका आहार ठीक है, भोजन ठीक है, तो आपके लिए वो पोषक है, वो पौष्टिकता शरीर को देगा। और अगर आहार ठीक नहीं है तो वही भोजन आपके लिए घातक है, आपको रोग देगा। अभी साथ साथ बहुत थोड़े आसन करेंगे, अधिकतर हम बातें करेंगे। पहले एक बार मैं देख रहा हूं आप काफी देर से बैठे हुए हैं, आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं और एक आसन करेंगे खड़े होकर। सभी साधक खड़े हो जाएं। करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ ले आए सर के ऊपर, आपस में उंगलियों में फंसा लें और हथेलियां ऊपर की ओर कर लें। पहले धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, खींच लें, एड़ियां नहीं उठाएंगे। पहले दोनों बाजू कानों के पीछे रखेंगे, पूरा ऊपर की ओर खींच दें शरीर को और श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियां उठाते चलें। उठाएं, खींच कर रखेंगे। 15 सेकंड तक इस खिंचाव को बनाए रखेंगे। श्वास भरते जाएं, खींचते जाएं। मैं घड़ी देख रहा हूं, 15 सेकंड हो जाएंगे, मैं आपको वापस धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अब पहले हाथों को उठा लें, खींच लें पहले। अब श्वास भरते हुए एड़ियों को उठा लें। सारे शरीर का बहाव ऊपर की ओर 15 सेकंड इस खिंचाव को बनाए रखेंगे। खींचते जाएं। आसन में स्थिरता ही उसका मूल है। आसन सहज भाव से हो। धीरे धीरे वापस। दाएं बाएं से हाथ वापस। शरीर को ढीला कर लें, विश्राम की स्थिति। एक क्रिया और करेंगे ताकि हमें दोबारा ना स्थिति में आना पड़े। शरीर को ढीला कर लें, श्वास को सामान्य कर लें। आकुचन संकुचन जब तक आसनों में नहीं है, आसन का कोई महत्व नहीं है।
स्थिरता जब तक आसन में नहीं है, आसन का कोई महत्व नहीं है। आसन कोई आम एक्सरसाइज नहीं है। ये बुद्धि से युक्त होके अपने शरीर को स्वस्थ करने की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। इसका ध्यान करेंगे। दोनों पांव फिर मिला लें। करेंगे अर्धचंद्र आसन। दोनों हाथ ऊपर के लिए चलें, दाएं बाएं से। हथेलियां आपस में मिला लें ऊपर। एड़ी पंजे मिले हुए, बाजू उसी प्रकार कानों के पीछे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। विधि से करेंगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर हल्का सा बेंड करेंगे, अधिक नहीं, लेकिन खींचते रहेंगे ऊपर की ओर। दोनों बाजू ऊपर की ओर खींचे हुए, बाजुओं में ढीलापन नहीं होगा। अगर आपके बाजू दाईं ओर ऊपर की ओर खींच गए हैं तो बाईं किडनी खींच गई है, बाईं ओर से स्प्लीन खींच गया है, बाईं ओर से आपका हार्ट और उसके पीछे उसके लंग्स, फेफड़े सब खींच गए हैं। खींचते जाएं। पंद्रह सेकंड रुकेंगे खिंचाव देके। रुकना ही आसन का सार तत्व है। रुकेंगे उसमें। धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया आप दूसरी ओर करेंगे, बाईं ओर। श्वास भरते हुए बाईं ओर हल्का सा बेंड करेंगे, लेकिन हाथों में खिंचाव ले आएंगे। आपके घुटने मुड़े ना हो, आपकी पिंडलियां टाइट हो, जंघाएं टाइट हो, उनको टाइट कर लें, घुटने टाइट कर लें और ऊपर की ओर खींचते जाएं। अब जो किडनी पिछली बार खींची हुई थी वो विश्राम की स्थिति में है और दाईं किडनी को हमने खींच दिया है। दाईं ओर से लीवर को खींच दिया है, दाईं ओर से फेफड़े को खींच दिया है। 15 सेकंड खिंचाव बनाए रखेंगे। खींचते जाएं, ढीलापन ना रखें। धीरे धीरे वापस। दाएं बाएं से हाथ वापस। बैठकर विश्राम। आसन पर बैठ जाएं। अपने को सुमन अग्रवाल जी म्यूट कर लें। सुमन अग्रवाल म्यूट कर दें अपने आप को। अभी हम बात कर रहे थे, संजय जैन जी जरा देखिए कौन, मतलब इनको म्यूट किसने करना है, क्योंकि डिस्टरबेंस आती है इनसे। पूर्णिमा जी इन्हें म्यूट कर दीजिएगा आप। प्लीज ये म्यूट वाला काम आप देख लें। अभी बात चली थी, शरीर हमारा योग की भाषा में अन्नमय कोश कहलाता है। यानी इसे अन्न की जब से पैदा हुए हैं और जब तक जिएंगे, अन्न का अर्थ यहां पर केवल गेहूं चने से नहीं है। अन्न का अर्थ है भोजन, आहार। बगैर आहार के हमारा शरीर अपनी कार्य विधियों को पूरा नहीं कर पाएगा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए, शरीर में ऊष्मा बनाए रखने के लिए और शरीर की टूट फूट की जो प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं उसमें जो कोशिकाओं की टूट फूट होती है, अंगों का जो क्षीण होते हैं, उस टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें जब तक जिएंगे आहार की आवश्यकता रहेगी। लेकिन वो आहार अगर ठीक से पच जाता है तो आपके लिए वही पौष्टिक रहेगा, रोगों से आपका निराकरण करेगा। और अगर कुपचन पैदा करता आहार या पाचन ठीक नहीं है आपका, तो आप आहार कैसा भी ले लें,
आहार का शरीर को से कोई भी जो पौष्टिक तत्व है वो प्राप्त नहीं होगा तो शरीर कमजोर बढ़ेगा, शरीर बीमार पड़ेगा। इसलिए साधक के लिए आहार का कृष्ण जी ने एक बैलेंस डाइट का हमारे को सलाह दी है। ये बैलेंस डाइट क्या है? हमारे जो भी आहार हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी खाने लायक आज तक इस सृष्टि में हमें मिले हैं, उनको 3 बेसिक स्ट्रेंथ उनकी हैं। या तो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, या प्रोटीन होंगे, या वसा होगी, चिकनाई होगी। इन तीनों चीजों का समावेश शरीर में होना, प्रतिदिन इनकी पूर्ति का होना हमारे लिए अनिवार्य है। और तीनों ही, आपको ताज्जुब होगा अगर इनका केमिकल एनालिसिस करें तो तीनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का मिश्रण है, लेकिन अनुपात अलग अलग है। और ये अनुपात अगर आपका पाचन भी अगर डॉक्टर देखेगा तो आपकी पीएच वैल्यू देखेगा, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है इसके शरीर में। आप सबसे अधिक हमें जो नॉर्थ इंडिया में हम हैं, हम 70% के करीब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी रोटी, सब्जी, फल, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। हमारे शरीर का जो इन 3 चीजों का मिश्रण है वो करीब हमारा होना चाहिए 70, 20 और 10। 70% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन और 10% हमारी चिकनाई। ये हमारी कैलोरी जो हमें प्राप्त हो इस शरीर को इन 3 माध्यमों से इस अनुपात में हो। उम्र के साथ या कार्य प्रणाली के साथ ये बदलते भी रहते हैं। जैसे बच्चों को प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, हम बड़ों को प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए, यानी 1 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता हमें रहती है। और बच्चों को तकरीबन 2 से 2.5% बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए, क्योंकि बढ़ोतरी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमें अब इस उम्र में आके हमें अपने शरीर को सिर्फ मेंटेन करना है। इन चीजों को हमारे लिए पचाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, प्रोटीन को और फैट को। इसलिए इनकी मात्राओं को हम रिड्यूस करा देते हैं। लेकिन इनका ये नहीं है कि हम इनको गौण कर दें, ये नहीं है कि हम इनको ना खाएं, ये कतई नहीं है। हमें अनिवार्य रूप से, क्योंकि शरीर को पौष्टिक रखने के लिए, शरीर को अपनी कार्यवाही करने के लिए, शरीर को अपने अंगों को मेंटेन करने के लिए इन सब का मिश्रण हमारे लिए अनिवार्य है। एक और बात है, वो फिर करेंगे। एक आसन और कर लेते हैं, बैठे बैठे करेंगे। कौन आसन? दोनों हाथ पीछे एडजस्ट कर लें। बहुत थोड़े आसन करेंगे, बातें ज्यादा करेंगे। श्वास भरते हुए मध्य से ऊपर को उठा लें। बीच के भाग को ऊपर उठाते चलें। आप जित पंजों का रुख आसन की ओर हो, प्रयास करें पंजे छू जाएं। पंजे छुएं या ना छुएं, लेकिन घुटनों को नहीं मोड़ें। शरीर को अधिक ऊपर से ऊपर उभारें। गर्दन को इतना लटकाएं जितने आपके कंधे हैं। श्वास भरकर रुकने का प्रयास या लेते रहें, लेकिन रुकेंगे। रुकना ही आकुचन, संकुचन, खींचना और उसमें फिर स्थिति में रुकना, दोनों बातों पर ध्यान रखिए। धीरे धीरे वापस बैठकर विश्राम। हम
तीन चीजें जो हमारे लिए थी, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी चिकनाई, इन तीनों चीजों के समावेश पे बात चली थी। आप तीनों चीजों को, इन्हीं से बॉडी, इन्हीं से शरीर अपना मिनरल साल्ट एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। मिनरल क्या होते हैं? तीन तरह के मिनरल यानी खनिज, तीन तरह के खनिज शरीर को चाहिए होते हैं। एक लोहा, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, तीनों ही, तीन चार तरह के खनिज अनिवार्य हैं। नहीं तो ना तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, ना आपका पाचन ठीक रहेगा, ना शरीर को विटामिन मिलेंगे। लेकिन ये मिलते कहां से हैं? अगर ये इसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से शरीर निकालेगा। आगे बात करेंगे उसकी कि वो कैसे निकालता है। और लवण यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इन्हीं प्रोटीन से बनते हैं। जो प्रोटीन हम खाएंगे, लवण, तीन तरह के लवण हैं, ये भी जरा समझेंगे आप। तीन कौन से हैं जो मुख्य रूप से हैं? कैल्शियम, पोटासियम और सोडियम, ये मुख्य हैं। बाकी और भी हैं, आयोडीन वगैरह, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है और भोजन से बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए हम आयोडीन नमक में डालना पड़ती है। विटामिन, इन्हीं से विटामिन मिलेंगे, इन्हीं तीन चीजों से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। विटामिन कौन से हैं? ये भी दो तरह के हैं। दो तरह के विटामिन, एक तो वो हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, दूसरे वो हैं यानी जब तक चिकनाई साथ नहीं है, आपकी शरीर में वो शक्ति नहीं है कि वो आपके भोजन से वो विटामिन एक्सट्रैक्ट निकाल ले, नहीं निकाल पाएगी। यानी वो हैं ही फैट सोल्यूबल। जैसे आप हल्दी खाते हैं, अगर अपने पूर्वजों को देखेंगे, हल्दी का तड़का लगता था। आजकल एक हल्दी का ट्रेंड चल पड़ा है कि हल्दी वाला दूध पियो जी। और पहले हल्दी का दूध कब पीते थे? जब चोट लग जाती थी। लेकिन उसमें घी पहले 1 चम्मच डाला जाता था, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल प्रोटीन है। आप लहसुन है जैसे, वो तड़के में क्यों लगता है? क्योंकि वो भी फैट सोल्यूबल है। जो चीजें फैट के साथ ही, यानी उसके प्रोटीन को शरीर तोड़ नहीं पाएगा जब तक उसके साथ फैट का मिश्रण ना हो। आप ध्यान करेंगे इन बातों का। दूसरे विटामिन हैं, इसमें अधिकतर विटामिन फैट सोल्यूबल हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई, के। और दूसरे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, उनकी मात्रा आप बढ़ा भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप पानी के साथ वो अपने आप बॉडी निकाल लेगी। वो बी और सी। और एक विटामिन और है पी। ये विटामिन हमारे लिए वाटर सोल्यूबल कहलाते हैं और ये विटामिन फैट सोल्यूबल कहलाते हैं, क्योंकि अगर इनके साथ फैट नहीं है तो बॉडी इनको तोड़ नहीं सकती। आपने जैसे खाया वो वैसे निकल जाएगा। इस प्रकार से, हाँ एक और, उसको अभी बाद में, पानी भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अपने शरीर का 2/3 भाग केवल पानी है। एक ऑस्मोसिस की क्रिया होती है शरीर के अंदर। ऑस्मोसिस यानी जो कोशिकाएं हैं हमारी, देखो पहले इस बात को, ऑस्मोसिस की क्रिया को बाद में समझेंगे, क्योंकि मैं अभी पहले पाचन पे बात कर दूं। हम जो कुछ भी भोजन खाते हैं, ये सब हमारे को पचाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि मेरे पास एक स्वस्थ पाचन प्रणाली का होना अनिवार्य है। आपने भोजन खा लिया, ऐसा ही नहीं है कि भोजन ऐसे ही एक्सेप्ट हो जाता है, या शरीर उसको यूं का यूं चर्न कर लेता है, या शरीर उसको यूं का यूं हजम कर लेता है, ऐसा नहीं है। शरीर को बहुत कुछ पाचक रस उसके अंदर मिलाने पड़ते हैं, वो तभी शरीर का
शरीर में पचने लायक बनता है। अब पाचक रस क्या है, जरा इनको भी समझेंगे। एक आसन और कर लें, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले चलें। करेंगे शशंक आसन, ऊपर से ऊपर खींच लें। अब कमर से मोड़ते लाएं, शरीर को आगे की ओर झुकते जाएं। माथा आसन पर ले आएं, हल्की सी कोहनियां मुड़ जाएंगी। माथा लगाएं नीचे। आप प्रयास करेंगे, आदर्श है अगर आपके नितंब एड़ियों से लगे रहें, लेकिन ऐसा कम हो पाता है, इसलिए माथा लगना अनिवार्य है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मेरे तनाव हरे जाते हैं। अगर माथा पृथ्वी पर लगेगा, उसमें जो रक्त में लोह तत्व है वो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मिलकर मुझे तनाव रहित करता है। आप माथे को लगाएंगे, इसलिए साष्टांग प्रणाम किया जाता है। लगाएं, श्वास को सामान्य गति से आने जाने दें और स्थिति में रुके रहें। पेट को अंदर की ओर दबा कर रखें। धीरे धीरे वापस। हाथों को ऊपर की ओर खींचें, दाएं बाएं से हाथ वापस। श्वास को सामान्य कर लें। एक आसन और कर लेते हैं। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों को कंधों के बराबर खोल लें। दोनों हाथ कमर पर ले आएं। अंगूठे रीढ़ की हड्डी पर मिले हुए, उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथ ले आएं पंजों पर। शरीर को, जंघाओं को खींच कर रखेंगे। श्वास भरकर लेंगे, रुकेंगे या लेते रहेंगे, लेकिन 15 सेकंड रोकेंगे। खींच कर रखें। धीरे धीरे वापस। वज्रासन में विश्राम। यहीं से पेट पर लेट जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर। विश्राम करें। बहुत सुंदर क्रिया है। जब शरीर सारा पृथ्वी से सट जाता है, हमारे शरीर का भाव पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सक्रियता बढ़ जाती है, उसके भाव की। आपको नींद आ सकती है। आपके हार्मोन की क्रियाएं ठीक होने लगती हैं। जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के हार्मोन हैं, जो नींद लाने में सहायक होते हैं, वो शरीर में स्वतः एक्टिव हो जाते हैं।
विश्राम की स्थिति है ये, आनंद ले। अगर हमारी पाचन क्रिया भोजन को पचाने में या इन रसों का स्राव कर निकालने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, बहुत लंबी है ये पाचन प्रणाली, इसमें पाचन कैसे होता है जरा इसको भी समझ लें। अब मैंने मोटा मोटा आपको भोजन के बारे में बताया कि भोजन युक्त आहार क्या है, पौष्टिकता क्या है भोजन की। अब जरा देखेंगे, जब मुंह में हमने भोजन का टुकड़ा डाला, मुंह के अंदर एंजाइम्स हैं, पैरोटिड, सबमेंडुलर, सबलिंगुअल, ये ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स हमें एंजाइम्स देती हैं। एंजाइम्स वो रसायन हैं जो बाहर किसी फैक्ट्री में हमें नहीं मिल सकते, कितनी ही नकल कर लें लेकिन कोई एंजाइम साइंस बना नहीं सकती जो शरीर देता है। ये एंजाइम जब तक आपके भोजन में नहीं मिश्रित होंगी, भोजन अंदर नहीं जा सकता। आप प्रयास किया करें कि अधिक से अधिक चबाएं, क्योंकि मुंह में जितना एंजाइम मिलेगा भोजन उतना पाचक बनेगा। इसलिए कहते हैं कि मुंह में पानी को आप चबाओ और रोटी का पानी बनाओ। आप इस थ्योरी पे कायम रहें, क्योंकि ये जो 3 एंजाइम्स हैं मुंह के अंदर, जितने कार्बोहाइड्रेट हैं उसको तोड़ने की ताकत रखते हैं तीनों एंजाइम। जो ये अगर एंजाइम्स उसमें नहीं मिलते, खासकर इनको लाला ग्रंथियां बोलते हैं या लार ग्रंथियां बोलते हैं, ये लार जो आपकी है ये सबसे पावरफुल लार है। यहां मैकेनिकल भी क्रियाएं हैं और रासायनिक क्रियाएं भी हो रही हैं, छोटा काम नहीं है मुंह के अंदर। ऐसा भोजन से आप परहेज किया करें जो कहते हैं ना भाई मैंने ऐसा भोजन खाया कि मुंह पे जीभ पे रखते ही अंदर चला गया। नहीं, ईश्वर ने ऐसा भोजन कोई नहीं दिया हमें। ईश्वर ने जो भी भोजन हमें दिया है उसमें चबाने का विधान उन्होंने सब तय बिल्ट कर दिया। चाहे आप अमरूद खाओगे या अनार खाओगे या अनाज खाओगे या सब्जियां खाओगे, जब तक आपका दांत काम कर रहे हैं आप जूस का सेवन ना करें। आप पूर्ण मात्रा में जो है अपना जैसा ईश्वर ने दिया है साफ कर लें, सुथरा कर लें, साफ सुथरा करके और उस भोजन का आप सेवन करें। उसे खूब चबाएं, जितना ये रस मिलाएंगे वो आगे आंतों के लिए उतना, जितना दांत से काम लोगे आंत का काम आसान कर लोगे। इस प्रकार से ये लार मिलकर, ये एंजाइम्स भोजन में मिलकर भोजन का बावल बन जाता है, एक गोला बन जाता है और जीभ मध्य से ऊपर को उठती है और उसको अंदर ग्रसनी में अंदर की ओर ग्रास नली में धकेल देती है, जिसको हम ओसोफेगस की नाल बोलते हैं। इसमें हमारा भोजन आ जाता है। ओसोफेगस की नाल में भी क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल जैसे कन्वेनर बेल्ट चलती है ऐसे, मतलब ओसोफेगस की नाल में कन्वेनर बेल्ट की तरह से पैरास्टेलिसिस की क्रिया होती है, यानी जैसे लहरें उठती हैं ऐसे भोजन धीरे 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 पेट की ओर चलता है। यहाँ कोई एंजाइम कोई वो नहीं मिलता, लेकिन भोजन को धीरे धीरे, यहाँ आधी मांसपेशियां होती हैं चांद की शक्ल की, आधे चांद की जैसी, ये मांसपेशियां भोजन को टुकड़ों में तोड़ती रहती हैं। जब तक भोजन को अलग अलग नहीं कर लिया जाता भोजन नहीं पच पाएगा शरीर में। ये नाल ओसोफेगस की, ये नाल ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं या भोजन नली जिसको हम बोलते हैं, हमारे डायाफ्राम को बीच से मध्य से छेदती हुई पेट तक भोजन ले आती है। पेट के भी 3 भाग हैं। अब ये भोजन जैसा आपने खाया था वैसा नहीं बचा हुआ, क्योंकि इसमें मुंह की लार भी मिल चुकी हैं, जो पाचक रस हैं वो मिल गए हैं मुंह से,
3 तरह के एंजाइम मैंने बताए थे, वो मिल जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता। पेट के अंदर भी बहुत बड़ी क्रियाएं होती हैं। अब पेट के 3 भाग हैं, ऊपर वाला जो स्टोर करता है, मध्य वाला जो मिश्रित करता है, और नीचे वाला तीसरा भाग आखिर वाला पेट का। आखिर का भाग भोजन को विषाणुओं से, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, उनसे मुक्त करता है। अब जरा इसकी क्रिया को भी समझेंगे। अब इसे ठीक करने के लिए भी एक आसन कर लें। करेंगे भुजंग आसन, दोनों पांव मिला लें। भुजंग आसन की स्थिति ले लें। माथा पृथ्वी पर लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजे पीछे लुढ़का कर रखेंगे, लिटा कर रखेंगे पंजों को, और खींच कर रखेंगे। कोई ढीलापन नहीं होगा। श्वास भरते हुए रीढ़ को मोड़ते जाएं और ऊपर उठाते जाएं गर्दन को। कोहनियों पर शरीर का भार नहीं होगा, सिर्फ रीढ़ को मोड़ें। कम सहारे के लिए सिर्फ कोहनियां रहेंगी, हल्की सी उठ जाएं कोई बात नहीं। हथेलियां आसन पर जमी रहेंगी। पूरी तरह से हाथ को नहीं खोलेंगे, सिर्फ रीढ़ पे प्रेशर डालेंगे। आगे से सब पसलियां खिंच जाएं, हृदय के आसपास की नस नाड़ियां खिंच जाएं। जो मेरी भोजन की नाल है, ऑसोफेगस की नाल, वो खिंचाव आए। पेट के ऊपरी भाग में जहां हाइटस का हर्निया बनता है, उस भाग में खिंचाव आए और उसको दबा कर रखें। 15 सेकंड इस खिंचाव को इसी स्थिति में बनाए रखें। गर्दन को पीछे की ओर रखेंगे खींचकर। थायराइड, पैराथायराइड की ग्रंथि को खींचकर रखें। इसका भी पाचन में बहुत बड़ा योगदान है। जब तक इसके स्राव नहीं मिलते, आपका पाचन पूरा नहीं हो पाएगा। रुके रखें, रोके रखें। धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर। आनंद लें, शरीर को ढीला कर लें। शरीर को आसन की स्थिति में खींचना, विश्राम की स्थिति में उसे ढीला करना, दोनों बातों पर बराबर ध्यान रखें। पेट में जो भोजन नाल से आया ऊपर से, उसके अंदर भी 3 एंजाइम्स मिलते हैं। 3 तरह के पाचक रस उसमें मिलते हैं। ये पाचक रस ऊपर वाले, जैसे मुंह वाले ने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा था, यहां पर जो प्रोटीन था आपके भोजन में, हर एक में प्रोटीन है। ये ना सोचना कि प्रोटीन दूध में ही होता है। प्रोटीन आपके अनाजों में भी है, प्रोटीन आपकी दालों में भी है, प्रोटीन आपकी सब्जियों में भी है, प्रोटीन आपकी फलों में भी है। जो ईश्वर ने चीजें दी हैं उसमें प्रोटीन समाहित है। 70-80 तरह के प्रोटीन हैं। किसी ना किसी में किसी ना किसी तरह का प्रोटीन अनिवार्य है। आज गवार की फली का आप देखोगे कि अमेरिका ने सारा खींच लिया है। एकदम ग्वार के रेट बढ़ गए हैं, भारत में सारा ग्वार ले लिया है, क्योंकि उससे जो ईंधन, ऊपर रॉकेट वाला ईंधन इसी प्रोटीन से बन रहा है जो ग्वार में है। आप ये फलियां जरूर खाएं। ऐसी और कोई ताकत नहीं है जो इस ताकत का जो मुकाबला कर पाएगी। कोई औषधि नहीं है जो इसका मुकाबला कर पाएगी। कोई नुस्खा नहीं है जो इसको, मतलब आप इसका मुकाबला कर पाओगे। लेकिन वो पचना चाहिए, वो प्रोटीन शरीर में टूटना चाहिए। अब ये पेट में टूटता कैसे है? जरा प्रोटीन, जब तक ये पेट के एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, ये प्रोटीन नहीं टूट सकता। आपके एंजाइम पेट में पूर्ण मात्रा में हो, जो भी हमने प्रोटीन यहां पर आए थे वो एमिनो एसिड में बन जाएंगे, बदल देगा पेट उसको। यहां पर मेरा जो भोजन क्षारीय था, ऊपर से आया था, क्षारीय था, यहां पर जो अल्कलिनिटी थी भोजन की, वो अम्ल में बदल जाएगी, एसिडिक हो जाएगा वो।
यहां पर हाइड्रोलिक एसिड, इस प्रकार से 3 तरह के एसिड में नाम नहीं लेता, ना मैं एंजाइम्स के ले रहा हूं ना इनके ले रहा हूं, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी अंग्रेजी सी हो जाती है। 3 तरह के एसिड पेट के जठर प्रदेश से हमें मिलते हैं। ये जठराग्नि है। ये जितने भी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हमारे शरीर में आएंगे, यहां पर उन सबको निष्क्रिय कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। बहुत ही पावरफुल है ये। और 3 तरह के एंजाइम, पाचक रस इसमें मिला दिए जाते हैं। जो भोजन हमारा जो भी रंग का था ऊपर, उसका रंग बदल जाता है, दूधिया रंग का बन जाता है। यहां पर भोजन 2 घंटे से लेकर 4 साढ़े 4 घंटे तक रहता है पेट के अंदर। आप उस क्रिया को पूरा होने दिया करें। अगर जल्दी जल्दी खाओगे तो भोजन में पाचक नाल कंफ्यूज हो जाती है कि उसको पहले तो उसने उसको क्षारीय को अम्लीय बनाया था, आपने ऊपर से और डाल दिया, फिर उसको बेचारे की वही क्रिया उसको शुरू करनी पड़ गई। आप एक भोजन और दूसरे भोजन में कम से कम 2-2.5 घंटे का अंतर रखा करें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो थोड़ा सा जल्दी खा लें, लेकिन जो आम आदमी है वो तकरीबन इस ड्यूरेशन को और लंबा करें। लेकिन ये भी नहीं है कि आप इसमें खाएं ना। वो मैंने एक कृष्ण जी के नाम तस्य न तस्तो योगो अस्ति ना चैकंत मन संतय ना अति सौपन शीलस्य ना जागृतो व अर्जुना। कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जो ठूस ठूस कर खाते हैं। योग उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए भी नहीं है कि जो पेट को खाली रखते हैं, क्योंकि ना ये उनके लिए भी नहीं है जो अधिक निंद्रालु हैं। ये उनके लिए भी नहीं है जो जागते ही रहते हैं। ये जो एक मध्यम मार्ग है, उन्होंने इसे सवलप मात्रा कहा है कृष्ण जी ने। सवलप मात्रा मतलब यानी खाने के बाद मुझे पेट याद ना आए। 2 स्थितियों में पेट याद आता है साथियों। एक, जब ज्यादा ठूस दिया तब तो दुखी करेगा, गैस बनेगी, एसिड बनेगा, कुपचन पैदा होएगी, कॉन्स्टिपेशन पैदा होएगी, कितने ही काम होंगे। आप ठूस कर ना भरें उस पेट को। दूसरा, खाली रखना। अगर पेट खाली है, आपका ध्यान उस पेट की ओर रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सवलप मात्रा जैसे कृष्ण जी ने गीता में हमें सिखाई है, उसको आप पढ़ें। आप अगर आप कमजोर होंगे, शरीर के अंगों को पौष्टिकता नहीं मिल प्राप्त हो पाएगी, और उस कमजोरी में सारा आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप अपने कार्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना तो उसे खाली रखो, ना ही उसे ठूस कर भरो। आप मात्रा इतनी रखो कि आपका पाचन नाल उसको आसानी से संभाल ले। अगर ऐसा रखोगे तो आपको पेट दुखी नहीं करेगा। अब पेट में ये जो ऊपर जो गोलस था, जो गोला था भोजन का, जो पेट में आया था, वो उसके एंजाइम्स उसमें मिलकर उसको पेट ने अम्लीय बना दिया है। अब ये मेरे पाचन की क्रिया अभी तक, यहां शरीर ने अभी तक कुछ नहीं पचाया, ध्यान रखना। शरीर उसे भोजन को पचाने लायक बना रहा है। मेरी पाचन प्रणाली उस भोजन को पचाने लायक बना रही है। आसनों के द्वारा आपने जब इन एंजाइम्स को, अगर आपने खींचा है शरीर को, आप लोड ट्रांसफर किया है, तो ये क्रियाएं सुंदर बन जाती हैं। आप, इसलिए आसन अनिवार्य होते हैं हमारे लिए। अगर आपने इन आसनों को, इसको खींचा नहीं, इसका आकुचन संकुचन किया नहीं, आप इन रसों को, इन एंजाइम्स को, इन पाचक रसों को, पाचन नाल के पाचक रसों को पूरी तरह भोजन में नहीं मिला पाएंगे। और ऐसे भोजन, कृष्ण जी कहते हैं, ये हमारी सबकी समस्या है, इसको बाद में देखेंगे।
बाद में बात करूंगा मैं। एक आसन और कर लेते हैं, फिर हम छोटी नाल की ओर चलेंगे, छोटी आंत की ओर चलेंगे। दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ नीचे ले आए, करेंगे सलभ आसन। हथेलियां जंघाओं की ओर, कोहनियां मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों पांव पीछे से उठाएं, आगे ठुड्डी को नीचे आसन पर लगाए रखेंगे। जितने पैर उठे ठीक है, लेकिन घुटनों से पैरों को नहीं मोड़ेंगे। आप सब तक इसको अधिक से अधिक उठाएं। श्वास भरते जाएं, 15 सेकंड तक इस और उठाएं। धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन दाईं ओर, विश्राम करें, आनंद लें। आपके ये पाचक रस, 3 तरह के एंजाइम्स मुंह में मिले, 3 तरह के पाचक रस पेट से मिले। पेट ने अपने जठर प्रदेश के अंदर आपको विषाणु मुक्त किया, आपके भोजन को। अब भोजन पचने के लिए अग्रसर होता है, यहां से और आगे चलता है। ऊपर हमारी छोटी आंत शुरू हो जाती है, आगे एक स्फिंक्टर की मसल खुलती है, यहां पाइलोरिस का हमारा वाल खुलता है। ये वाल खुलकर थोड़ी मात्रा में 15 ग्राम के करीब, आपने चाहे कितना ही ठूस रखा है, यहां हमारे बस की बात नहीं है, आगे थोड़ी मात्रा में चलेगा भोजन। 15 ग्राम के करीब भोजन एक बार में पेट से आगे पोलोरिस के उस पाइलोरिस के वाल से आगे चलेगा और ड्यूोडेनम में आ जाएगा। जो मेरी छोटी आंत का सबसे ऊपर का भाग है उसको हम ड्यूोडेनम बोलते हैं। यहां ड्यूोडेनम के अंदर भी, अब क्योंकि अम्लीय है, यहाँ की भीतियों से इनकी जो मेरी पाचक नाल ना मेरी पाचक प्रणाली, पाचन प्रणाली है, इसकी भीतियों से, इसकी दीवारों से कई तरह के रस स्राव छोड़े जाते हैं, ताकि भोजन जो अम्ल था, जो एसिड था, वो उसकी दीवारों को डैमेज ना करे। कितनी बड़ी क्रिया है। उसको बचाने के लिए मेरा ड्यूोडेनम कई तरह के चारों तरफ से, जैसे आजकल वो चले थे ना आपको डिफंक्ट करने के लिए, जो हम लगाते हैं हाथ धोने के लिए आजकल, तो इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इसमें से आपके वो पाचक रस, 3 तरह के एंजाइम्स यहाँ पर मेरी ये छोटी आंत देगी। यहाँ 2 और जगह से स्राव मिल जाते हैं, अभी तक और कहीं से बाहर से स्राव नहीं मिला था। अब यहां से एक लीवर का स्राव आएगा। लीवर बाइल पैदा करता है, वो लीवर का स्राव मेरे गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहता है। गॉल ब्लैडर के अंदर 2 तरह से ये स्राव बनता है। जो लीवर का स्राव है वो गॉल ब्लैडर के अंदर एक थैली है छोटी सी, उस थैली के अंदर इकट्ठा होता है। ये थैली क्यों बनाई ईश्वर ने, इस बात को भी समझोगे। ईश्वर ने ये थैली इसलिए बनाई क्योंकि जो बाइल है वो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का मिश्रण होता है। उसमें वो लवण मिल गए हैं जो उसको भोजन से मिले थे। उन लवण के कारण, और यही पथरी बना देते हैं कई बार। अगर आपका प्रॉपर लिक्विड नहीं था तो यहाँ गॉल ब्लैडर में पथरी जमा हो जाती है। आप पानी की मात्रा बढ़ा दो, धीरे धीरे वो जो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का मिश्रण पथरी का रूप लिए हुए था, वो उसमें अपने आप डिसॉल्व होता चलता है। अब ये बाइल हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है।
उधर से बाईं तरफ, दाईं तरफ ये चीज है मेरे इस नाल के, बाईं तरफ पेट के बिल्कुल नीचे मेरे पेंक्रियाज है, अग्नाशय है। ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। पेट के बिल्कुल नीचे है, जीभ जैसी एक हमारी ग्रंथि है जिसको हम पेंक्रियाज बोलते हैं। इस पेंक्रियाज के अंदर बहुत ही सुंदर धीरे धीरे जैसे ड्रॉपलेट्स के रूप में एंजाइम्स चलते हैं। 3 तरह के एंजाइम्स ये देता है। ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो अम्लीय पेट में भोजन बना था उसे पूरी तरह क्षारीय कर लेते हैं और उसे सब कुछ पाचक रस उसमें मिलाकर उसको पचने लायक बना लेते हैं। जब तक ये देखो, अब 3 तरह के एंजाइम मिले मुंह से, 3 तरह के एंजाइम मिले पेट से, 3 तरह के एंजाइम मिले मेरी छोटी आंत के ऊपरली भाग में। जब ये सब मिश्रित होंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स मेरे शरीर के वो रसायन हैं जो बिना बदले, ये खुद नहीं बदलते, लेकिन जो कुछ आया है उसको बदलने की ताकत रखते हैं। जो कुछ इस शरीर में आया है उसे बदलने की ताकत रखते हैं, उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। अब यहां पर ये मिश्रित होकर इस प्रकार से ये रसायन इसमें मिलकर, ये पौष्टिक तत्व इसमें मिलकर, ये भी खुद भी प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल प्रोटीन जो संसार में और कहीं नहीं मिल सकते, सिर्फ आपकी पाचक प्रणाली के अंदर है, पाचन प्रणाली के अंदर ही मिलते हैं। आपकी छोटी आंत में भोजन आगे की ओर चलता है। यहां पर शरीर की रक्त वाहिकाएं साथ हैं, लिम्फ नोड साथ हैं, आपकी जितनी भी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी है बॉडी की, जो पौष्टिकता है शरीर की, जो भोजन का अवशोषण है, उसका एक्सट्रैक्शन है, वो अब यहां से शुरू होगा। अब तक भोजन ने कुछ, अब तक शरीर को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ उसे पचने लायक उसने बनाया है। आपकी पाचन नाल ने शरीर को कुछ नहीं दिया, लेकिन यहां पर छोटी आंत के अंदर भोजन शरीर के रक्त में मिलना शुरू हो जाता है। रक्त में उंडेल दिया जाता है और वहां से जो पोर्टल वीन्स होती हैं, जो पहले इस रक्त इसको लीवर के अंदर से गुजारती है, उल्टा ले आती है, और लीवर से फिर मतलब ये फिर रक्त में आ जाता है। इस प्रकार से सारे शरीर में जिस अंग को, जिस कोशिका को जिस तरह का पदार्थ चाहिए, अब आपके भोजन से वो ले लेगी। शरीर कभी भी और किसी माध्यम से कुछ नहीं लेता। ये ध्यान रखना। अगर घुटना आपका दुखने लगा, मैं ये इसलिए कहता हूं, मैं देखता हूं लोग कहेंगे कि मैंने वो तेल लगाया, मैंने वो, ऊपर से घुटने से तेल पी लेगा क्या घुटना? हाँ, स्किन पे मालिश करने का एक जनरल फिजियोलॉजी इंप्रूव होने का एक वो मिलता है, लेकिन जो कुछ बॉडी लेगी, बॉडी जो कुछ भी अपना अवशोषित करेगी, वो पाचक नाल के माध्यम से करेगी। इस प्रकार से भोजन ज्योजिनम के बाद ड्यूडेनम के बाद ज्योजिनम में चलता है। ज्योजिनम भी बहुत लंबी है, इसके अंदर अवशोषित होता रहता है भोजन, शरीर में यहां से चलता रहता है। नीचे इलियम है जो मेरी वसा को, चिकनाई जो मेरे भोजन में थी उसको पचा लेती है। मेरे प्रोटीन भी टूटकर अब भोजन बिल्कुल बदल गया है। जो आपने खाया था वो कार्बोहाइड्रेट जो थे वो ग्लूकोज बन चुके हैं, जो प्रोटीन आपने खाए थे वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, एमिनो पूल में चले जाएंगे। जो आपने फैट खाया था, चिकनाई खाई थी, वो चिकनाई ग्लिसराइड बन जाती है, मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अतः भोजन वो डाला करो जो शरीर को चाहिए। जीभ के लालच बस, स्वाद के लालच बस खाया गया भोजन शरीर को नुकसान करेगा। जो भोजन ईश्वर ने दिया मात्र उसे ही शरीर पचाता है, ये ध्यान रखो। पैकेट वाला भोजन शरीर नहीं पचाएगा। कृष्ण जी गीता में एक बात कहते हैं, 3 तरह की वो बताते हैं। आहार तू अपि सर्वस्य त्रिविधि भवतो क्रिया।
यज्ञ तप तथा दानम तेसाम भेदाम इति शृणु। अर्जुन को कह रहे हैं कि इस संसार में अपनी वृत्ति के अनुसार भोजन डाला जाता है मुंह में, लेकिन भोजन की पवित्रता बताते हुए उसे कहते हैं यज्ञ तप। जिस भाव से तुम यज्ञ करते हो उस भाव से भोजन खाओ। उतना ही पवित्र आहार को समझो जितना यज्ञ पवित्र होता है, जितना तप पवित्र होता है, जितना दान पवित्र होता है। अगर इस पवित्रता को तुम अर्जुन समझ लोगे तो भोजन शरीर में बेकार की चीजें नहीं डालोगे। ये उस भोजन को पसंद करता है, क्योंकि फिर आगे कहते हैं, एक और बात कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि पचाने का अधिकार तेरे पास नहीं है, डालने का अधिकार तो है। अहम वैश्वनरो भूतवा प्राणिनाम देहम आश्रित। मैं तेरे पेट की जठराग्नि मैं हूं, तू नहीं है। ईश्वर है, ध्यान रखना, उसकी मर्जी है, वो पचाएगा। इसलिए और ये जो ऊपर से भोजन था, ये वेगस नाड़ी के साथ मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसको कोई नुस्खे नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए। लेकिन अगर आहार को ठीक करोगे, ना कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, ना कभी रोग आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको, जब भी आप मेरे पास आते हो तो मैं पहले आहार पे बात करता हूं, क्योंकि बीमारी की देनदारी इसके पास है और बीमारी से मुक्त करने का साधन भी यही है। आप ध्यान, अहम वैश्वनरो भूतवा, तेरे पेट की जठराग्नि प्राणिनाम देहम आश्रित है। जिस जठराग्नि पर शरीर आश्रित है उसका बेस मैं हूं, ईश्वर कह रहे हैं। कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं ये बात। अपान प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैंने तुझे दोनों शक्तियों से पोषित किया है। दो शक्तियां क्या हैं? प्राण यानी पचाने की ताकत, एंड अपान यानी निष्कासन, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। जो पदार्थ तोड़ने की शक्ति मेरे शरीर में है प्राण, और जो निकालने की जो पदार्थ मुझे चाहिए उसको तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाकर उसे डाइजेस्ट किया जाता है। जो पदार्थ मेरे शरीर को नहीं चाहिए उसे कैटाबोलिक कहा जाता है, यानी अपान वायु से उसको निकाला जाता है। अपान शक्ति से ईश्वर ने गीता में हमें समायुक्त किया है, दोनों से बराबर शक्तियां दी हैं मुझे। यानी निष्कासन की भी शक्ति आपके पास है और पचाने की शक्ति भी आपके पास है। लेकिन डिपेंड करता है कि तूने डाला क्या है, किस भाव से डाला है। उस भाव का भी यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, उस तरीके का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब छोटी आंत में भोजन शोषित हो जाता है, फिर सब कुछ शोषित होकर इस भोजन में से सब कुछ निकाल लिया जाता है। फिर ये बड़ी आंत में एक और वाल्व खुलता है, नीचे इलियम, जो मेरी छोटी आंत का आखिरी 6 मीटर लंबी है ये आंत। ये जन्म के समय सबसे पहले यही बनती है मां के पेट में, छोटी आंत। ये ईश्वर के हाथ में है ये आंत, और ईश्वरीय ताकत लिए हुए है। इस जब तक ये डेथ जब होती है तो सीधी हो जाती है। आज तक साइंस को नहीं पता चला कि कैसे बनती है और कैसे सीधी हो जाती है। दूसरी बात, जब तक ये सीधी नहीं होती, बायोलॉजिकली डॉक्टर ये कहते हैं ना भाई, वेंटिलेटर पर मरे मरे को डाले रखा, लेकिन वो मरे मरे को नहीं डालता। उसकी समस्या ये है कि जब तक ये आंत, जैसे आजकल हमारे राष्ट्रपति जी, उनकी आंत काम कर रही है, बाकी डेड है। जैसे ब्रेन डेड जो हो जाते हैं, उनकी आंत काम करती रहती है। ठीक है, ये आंत अब इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट है, ये माइंड को बगैर सूचना दिए भी काम करने की शक्ति रखती है। जब तक ये डेड नहीं हो जाती, आदमी को डेड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। ये समस्या है बायोलॉजिकली। अब
इस आंत से शोषित होकर भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत आपके पेट के दाईं ओर नीचे, नाभि के नीचे दाईं ओर से, यहां सिक्कम का वाल्व है, जिससे जहां अपेंडिक्स है आपका, अपेंडिक्स के ऊपर की ओर भोजन, शोषित हुआ भोजन थोड़ा सा ठोस हो जाता है, लेकिन यहां पर कुछ मिनरल्स, कुछ साल्ट उसके अंदर बचे रहते हैं। उन मिनरल साल्ट को भी पाचन का काम अभी भी जारी है, वो बड़ी आंत में शोषित होते हैं, जो विटामिन बच गए। और दूसरा, यहां जियोम्स है, बैक्टीरियाज हैं बहुत करोड़ों में, लेकिन ये बैक्टीरियाज हेल्दी हैं। ये बैक्टीरियाज गैसेस बनाते हैं। ये बैक्टीरियाज उस भोजन के विटामिन में कन्वर्ट करते हैं। यहां विटामिन के बाहर से हमें नहीं मिलता, सिर्फ यहीं इसी आंत में बनेगा। जो थक्का जम जाता है उसे रोकने की जो ताकत रखती है, जो चीज बनती है, वो यहीं से ये हमारे अंदर जो ईश्वर ने बैक्टीरिया दे रखे हैं वो बनाएंगे। अब वो इस भोजन को जो बच गया उसको पूरी तरह से छित्रित कर देते हैं, उसको शोषित कर लेते हैं, उसको, उसके मिनरल साल्ट को निकाल लेते हैं, और ये भी फिर भोजन को ऊपर की ओर सप्लाई देते हैं। अब यहां से फिर जब लीवर है हमारा दाईं तरफ, ये असेंडिंग नाल हो गई। जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं, आप ये ना सोचा करो कि शिक्षक ने कहा अब ये ऐसे ही कहेगा, नहीं, आप प्रक्रिया को पूरी किया करो। पहले दाएं पांव से श्वास भरते हुए पेट को दबाया करो, ताकि ये जो असेंडिंग कोलन है आपका, इसकी सक्रियता बढ़ जाए। जब नीचे बायां पैर दबाते हैं तो डिसेंडिंग कोलन दब जाता है, और जब दोनों पैरों से दबाते हैं तो ट्रांसवर्स, जो बीच का पोर्शन है इस कोलन का, वो दब जाता है। बहुत बड़ी क्रिया होती है वो आसन, इसलिए मैं कहता हूं बहुत साइंटिफिक है। ऐसे ही ना उसको माना करो। आप प्रक्रिया कोई शॉर्टकट मत ढूंढा करो उसके अंदर, उसको पूरा करो। आपका सेहत ठीक रहेगी, निष्कासन ठीक रहेगा। यहां निष्कासन का कार्य होता है फिर आगे। अब भोजन ठोस होता, मल का रूप ले लेता है, क्योंकि उसमें अब कुछ बचा नहीं। यहां तक भोजन को पहुंचने में किसी के अलग अलग है, मिनिमम 18 घंटे और अधिकतर 36 घंटे, ऐसे भोजन यहां पहुंच जाता है। हमारा रेक्टम में मल जमा होता रहता है, नीचे बाईं और नीचे की ओर। ये मल मेरे पीछे रीढ़ से, जो रेक्टम का भाग है नीचे का, मेरी पीछे रीढ़ से मेरी पोर्टल वीन्स के साथ जुड़ा होता है। जब तक माइंड इंस्ट्रक्शन ना दे, यहाँ कैस्केडियन क्लॉक होता है। ये क्लॉक निश्चित समय पे, कहते हैं ना, एक प्रेशर बनाएगा, और उस प्रेशर से आप जो कुछ भी मल यहां पर इकट्ठा हुआ था उसे टाइम पे निकाल दोगे। अगर आपके आहार में, आपके भोजन में फाइबर पूरे नहीं थे, या पानी की मात्रा कम थी, या शारीरिक सक्रियता आपके पास नहीं थी, आप इस कैस्केडियन क्लॉक को नहीं चला पाएंगे। या दवाइयां अधिक खाते हो, या बुढ़ापे में ऐसे प्रोटीन खाते हो कि जो पचते नहीं, जैसे आप दूध पिए जा रहे हो और दूध आप पचा नहीं रहा शरीर, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार बनोगे। कुछ टाइम, जैसे प्रेगनेंसी के खासकर छठे वीक के अंदर लाजमी रूप से कॉन्स्टिपेशन होगी महिलाओं को, ये विधान है इसका, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। वो अपने आप, जैसे ही वो पीरियड खत्म होएगा आगे, वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। वो कॉन्स्टिपेशन नहीं, लेकिन जो दूसरी कॉन्स्टिपेशन है, जो मेरी अब बढ़ती उम्र, जो मेरे शरीर को निष्क्रिय करती जा रही है, आपके लिए आसन अनिवार्य है, आप जरूर करेंगे। आपने रूटीन में कोई बदलाव कर दिया तो भी ये यहाँ का क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है। ये माइंड से जुड़ा हुआ है। निष्कासन के 4 अंग है।
एक ये रेक्टम और एनस, दूसरा मेरी मूत्र प्रणाली यानी किडनी, गॉल ब्लेडर, यूरेथ्रा और यूरेटर, उधर से मेरी स्किन, मेरी चमड़ी, इसके अंदर पसीना निकलता है मेरा, प्रतिदिन निकलता है। और निष्कासन में फेफड़े यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे शरीर में इकट्ठी बनती है, जो अमोनिया मेरा बनता है, उसका निष्कासन करने के लिए मेरे फेफड़े। लेकिन हमारी बात थी पाचन की, निष्कासन के अंग की। अगर कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपके भोजन में निश्चित रूप से कार्बोहाइड्रेट अप्रोप्रिएट मात्रा में हो, ये ध्यान करिए। अगर आप एनी में मत लीजिए, जब तक बेड रिडन हो या मजबूरी ना हो जाए, महीने में एक आधी बार कभी लिया तो दिया, नहीं प्रयास किए कि नहीं लेंगे, क्योंकि इसे अगर किसी का सहारा मिल गया, ये बहुत सेंसिटिव है, माइंड से सीधी कंट्रोल है, आप तनाव में आओगे, इस पे असर आएगा। ये कुछ ने अपने वो खोल लिए हैं। संजय जैन जी, ठीक है, अपने माइक ऑफ कीजिए। पूर्णिमा जी, ठीक है, कर दिया सर, ये फिर खोल दिया उसने। चलो, अगर आपने समय और शौच, ऋतु कामरा ने खोल लिया माइक। ऋतु कामरा जी अपना माइक ऑफ कर संजय, पूर्णिमा जी को बोलो ना, वो कर देंगी। पूर्णिमा जी, ऋतु का मैं बंद कर रही करो हूँ सर। जी सर कर रही हूँ। कर दीजिए। हो नहीं रहा सर। ऋतु जी, आप अपना माइक म्यूट करिए सर, यहाँ से भी हो नहीं रहा। ऋतु जी, चलो कोई नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में शांत हो गई। मैं आप, ये डिस्टर्बेंस बहुत तीखी होती है। मैं आपसे एक भी ऋतु कामरा जी बंद करिए, उनको आता नहीं होगा। स्क्रीन टच करिए और उस पे माइक ऑफ कर दीजिए। जहाँ फोटो आते हैं स्क्रीन टच करिए, माइक ऑफ कर दीजिए। चलो अब अपनी बात खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया हमारा। अब मैं चाहूंगा किसी का कोई प्रश्न हो, लेकिन वो इसी से रिलेटेड हो। अगर ये पाचन में और निष्कासन में जो ना समझ में आया हो, क्योंकि समय हो गया अब हमारा, आप उस पे कोई क्वेश्चन किसी का साथी का हो, वो पूछ सकेंगे। उनका माइक आप खोल देना पूर्णिमा जी, जो हाथ उठा के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं 2-3 बातें और कहूंगा आपको। अभी हमने पाचन प्रणाली के बारे में सुना, समझा, लेकिन भोजन की में आदतों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जिसका, जैसे आदत क्या होती है, मान लिया मेरा मीठा मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं मीठे को बहुत खाता हूं, किसी को नमक मिर्च ज्यादा पसंद है तो वो तीखा भोजन खाते हैं। और इस तरह के जो आदत से ये साधना, इन आदतों का रूपांतरण ही साधना है। जब तक आदतों का रूपांतर नहीं करोगे आप, भोजन की आदतें हमारे को दुखी करती हैं, और भोजन सबसे पहला आदत बनाने में हमारे को बहुत बड़ा बाधक होता है। आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी कार्य प्रणाली के हिसाब से अपना भोजन चुनेंगे। भोजन सदैव जो ईश्वर ने जिस ऋतु में जैसा दिया है, वो भोजन उस समय पे, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, ये ध्यान रखिए। और इन 5 तत्वों का मिश्रण
सिर्फ प्राकृतिक भोजन में है। जो भोजन फैक्ट्री में बना है, डब्बे में बना है, उस पे चाहे कुछ भी रख रखा हो, कुछ समय पे हमें ये पूर्णता न ये आहार चाहिए, सप्लीमेंट्री फूड चाहिए जब हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन अधिकतर कोशिश करिए कि जो भोजन प्राकृतिक हैं उन पे भरोसा करिए, उनकी मात्रा को ठीक तरह से, और जो ऋतु के अनुसार आए हैं, जैसे आजकल नाशपाती आई है, कब्ज तोड़ने में रामबाण है, ध्यान रखना। बहुत इम्यूनिटी को बढ़ाने में रामबाण है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन हम बब्बू गोसे को ज्यादा खाते हैं, नाशपाती को थोड़ा खाएंगे। बुद्धि से युक्त होइए। आप मौसम में जो चीज सबसे सस्ती है उसे मौसम की मान लीजिए। सेब अभी और आगे आ जाएगा, अभी पूरी तरह सेब पका नहीं है। ये तकरीबन दिवाली के आसपास सेब शुरू होते हैं, तभी सेब पूरे होते हैं। अब एक चीज और मैं कहूंगा, आजकल एक फैड और है, सब्जियां क्या हैं जी? क्योंकि शरीर देखो 2/3 भाग हमारा पानी है, और सब्जियां तकरीबन 90 से 95% सब्जियां पानी ही होती हैं। ये तौरी, टिंडा, जो भी आप ले लो, आलू में थोड़ा सा कम है, पानी सब में। फल जो है वो तकरीबन 75 से 85% तक के करीब उनके अंदर पानी है। लेकिन ये पानी सरल पानी नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये प्रकृति के उन 5 तत्वों से बने हैं जो ईश्वर, जिससे मेरा शरीर बना है। अनाज में भी पानी है, उसमें मात्रा कम है, यानी, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट मत करिए इस पानी को। जैसे हम घिया का जूस निकालते हैं, अरे घिया तो पहले ही पानी है, उसका जूस क्या निकालना है भाई? वो फॉक चाहिए था हमें, ईश्वर ने उस फॉक में पानी को छुपा रखा है, उस फॉक का महत्व है। आप जब तक बीमार ना पड़े रस मत लीजिए, चाहे वो जूस का हो चाहे वो, आप पूर्ण रूप से बच्चों को सिखाइए कि वो पूरा खाएं। आप दिनचर्या का पालन करिए, क्योंकि मेरे शरीर की जो गति है, आप ध्यान रखिए, इसको बनाने वाला ईश्वर है, इसको चलाने वाला ईश्वर है, इसको ले जाने वाला ईश्वर है। आप हमेशा उसे समर्पित रहिए। और दूसरा, जो सूर्य की गति है उससे मेरा पाचन बंधा हुआ है। अगर लेट रात को खाएंगे आप सुबह कॉन्स्टिपेशन से बच नहीं पाएंगे। आप दिन में उठते ही अगर जूस पिएंगे, रिसर्च बता रही है, अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, और उन्होंने मना किया कि उठ के जैसे आप जूस पीते हैं, फल खाते हैं, नहीं, आप अनाज खाइए पहले। दोपहर को पीने का, जैसे अपने पूर्वज पीते थे, जो चाय का समय जिसको हम बोलते थे, गोधूली का जो समय होता है 3-4 बजे का, उसको चाय का समय उन्होंने वो कहते थे, वहां जरूर कुछ पीने का, क्योंकि वहां कफ की मात्रा संतुलित होती है पाचन क्रिया के अंदर। और रात का समय जब वात प्रधान शरीर होने लगता है, आप कोशिश करें कि दिन छिपने के आसपास खाना बनाएं। जितना दूर जाएंगे, जैसे जैन धर्म वाले एक बात कहते हैं, और उसका पालन करिए, उसमें बहुत बड़ा अनुभव छुपा हुआ है। वो कहते हैं, भोजन के संग जल और फल पाचन को करते निष्फल। वो पानी की मात्रा को कभी भी कम मत करिए। 3 लीटर पुरुष और 3 लीटर महिलाएं, 3.5 लीटर के करीब पुरुष आप जरूर करिए, क्योंकि पानी का निष्कासन बहुत ज्यादा है शरीर से। उसकी पूर्ति के बगैर आप कार्य, जो मैं बोल रहा था आपको, ऑस्मोसिस की क्रिया क्या होती है, जो मेरी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर पानी, रक्त के अंदर अगर कंसंट्रेटेड मात्रा में मेरा रक्त वहां भ्रमण कर रहा है, तो कोशिकाएं वहां से पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती उस रक्त के पास। वो आया तो था वहां पे, लेकिन उस कोशिका को मिला नहीं। अगर पानी की मात्रा पूरी होगी, वो उसको ठीक तरह से, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। आपके उससे क्या होता है, कोशिकाओं का क्षेत्र बढ़ जाता है, उनमें शक्ति आ जाती है, वो प्रोटोप्लाज्म है, वो उसको ताकत बढ़ जाती है, और उस ऊर्जा से उस रक्त को अवशोषित कर पाती है। आप समझेंगे इस बात को। तो पानी की मात्रा, लेकिन पानी की मात्रा दिन भर बनाए रखिए। ये नहीं है कि मैं एक बार पी लूं। आप कोशिश करें कि 2-2 घंटे में
आधा आधा लीटर पानी बनाते रहें दिन भर। आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, आपका पाचन भी ठीक रहेगा, आपका निष्कासन भी ठीक रहेगा। चलो आज बहुत हुआ, 7:10 तक मेरा समय था, 7:10 हो गए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, ये गॉल ब्लैडर अगर नहीं है तो बाइल रस जैसे नहीं बनता तो मतलब क्या करना चाहिए? गॉल ब्लेडर में अंजलि नायक जी, गॉल ब्लेडर बाइल रस बनाता सिर्फ लीवर है, गॉल ब्लेडर नहीं बनाता। बाइल स्टोर नहीं करेगा वो, ठीक है, लेकिन वो अपने पाचन नाल के अंदर जो भी सीधा चलता रहेगा। तो गॉल ब्लेडर अगर निकल गया तो ये ना समझो कि बाइल रस। अब क्या है, जब वो थैली है तो आपकी जब आवश्यकता के अनुसार आप उसे निकाल सकते हो, लेकिन अब आप जो अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं निकालोगे, वो जैसे लीवर से बनेगा आपकी पाचन नाल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लेडर में बनता कुछ नहीं है, सिर्फ वो स्टोरेज स्पेस है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए। जैसे कुछ भोजन को पचने में 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, कुछ भोजन को पचने में 5 या 6 घंटे लग जाते हैं। तो जब हम दोनों भोजन ऐसे मिलाकर खा लेते हैं तो वो फिर पचने की क्रिया कैसे रहती है वो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका राजन जी। मैं एक बात कहूं आप लोगों को, आप कोशिश करें भोजन को सरलतम करके खाएं, क्योंकि भोजन को, शरीर को भोजन को सेग्रीगेट करना पड़ता है। लेकिन जो भोजन, जैसे आपने रोटी को चोपड़ा है, तो ऐसी स्थिति जो राजन जी कह रहे हैं वहां सवते बन गई है, क्योंकि उसके अंदर जो चिकनाई लगी वो स्लो प्रोसेस से भोजन, उसके एंजाइम्स उसमें मिलेंगे, क्योंकि घी को एंजाइम मिलेंगे बिल्कुल छोटी नाल में जाकर, और जो अनाज था, जो रोटी का अनाज भाग है, उसको कार्बोहाइड्रेट मरने शुरू हो जाते हैं पेट, मुंह के अंदर से ही। लेकिन आप निश्चिंत रहें, वो अपने आप सब अपने आप प्रक्रिया होती रहेगी। जो मुंह में मिलना था मुंह से मिलेगा, जो पेट से मिलना था, जिस चीज को जो मिलना था, यही एक एनाबॉलिक क्रिया कहलाती है कि जैसा पदार्थ वैसा आया है, वैसे एंजाइम्स आपके, वैसे जूस उसके अंदर आ जाएंगे। जो भोजन 2 घंटे तक पचना था वो 2 घंटे में पचने लायक बन जाएगा, जो 4 घंटे लगना था वो 4 घंटे में बन जाएगा। लेकिन वो अपने आप नेचुरल एक वॉलंटरी क्रिया हो रही है, वो अपने आप होती रहेगी, आपकी चिंता के विषय नहीं होगा वो। तो इसमें ऐसा नहीं होता जैसे सलाद खा लिया हमने, पहले भोजन से पहले सलाद खा लिया, या भोजन के साथ साथ सलाद खा लिया, दोनों एक ही बात है? नहीं, गलत बात है, साथ साथ खाना बिल्कुल गलत है। उसमें दूसरी बात आ जाती है। उसमें राजन जी क्या होता है कि जब आपने भोजन के साथ साथ सलाद खा लिया, आपने अपने पेट को उस अनाज से वंचित कर दिया जो आपको देना चाहिए था, क्योंकि आपका पेट फुल हो जाएगा उस सलाद से। आप, मेरा तो मानना यह है कि 2 बार खाना खाओ, एक बार सवेरे और एक बार रात को, शाम को। दोपहर को सिर्फ फ्रूट या सलाद खाओ, और फ्रूट और सलाद को भी अलग अलग करके खाओ। जिस दिन फ्रूट खा रहे हो उस दिन सलाद मत खाओ, जिस दिन सलाद खा रहे हो उस दिन फ्रूट मत खाओ। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। ये अपनी एडजस्टमेंट की बात है। लेकिन जैसे जैन धर्म कह रहा है, भोजन के संग जल और फल, फल में आपका सलाद भी है, भोजन के संग जल और फल पाचन को करते निष्फल। ठीक है, ठीक है सर। चलो सर नमस्कार। मुझे एक बात पूछनी है कि ये मैं वीडियो देख रही थी, उसमें था कि हरा केला खाना चाहिए। तो वो जो हरा केला कच्चा वाला केला है जिसकी सब्जी बनाते हैं, या वो केला है जो कम पकता है, हरा मिलता है जो? पहली बात देखो, एक बात बताएं आपको, केला जो है वो कई तरह की वैरायटी है, कम से कम 10 तरह के केले हैं वैरायटी के अंदर। हाँ जी। केले की इतनी ज्यादा हमारी नॉर्थ इंडिया की ये सब्जी नहीं है, पहली बात है। अच्छा जी, ये साउथ की है। हाँ, जो आपके रीजन में जो सब्जियां बनी हैं वो शरीर को ज्यादा चाहिए।
ये कभी तफरी मारने के लिए कभी आपने जो हरा केला है, हाँ जी, जिसकी सब्जी बनती है वो हरा केला है, वो बिल्कुल एक वैरायटी अलग है। अच्छा जी, उसकी आप सब्जी ही बना के खा सकते हैं, वैसे वो खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगा आपको। लेकिन एक छोटे साइज का केला और आता है, उसकी सब्जी नहीं बन सकती, उसका मतलब वो बनेगा। ठीक है, ये तटीय प्रदेशों के लिए है ये सब्जी ज्यादा बढ़िया। अच्छा जी। तो हमें फिर कौन सा वो जो कम पका है वो केला खाना चाहिए, हरा केला जहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल, डायबिटिक के लिए लिखा हुआ है। सब्जी में खाना है आप वो कम पका हुआ ही खाएं। अच्छा जी, पका हुआ केले की सब्जी नहीं बनेगी। ठीक है, नहीं नहीं, मैं सब्जी में नहीं चाह रही थी। एक डायबिटिक की रिसर्च में लिखा हुआ था कि हरा केला खाएं, उससे डायबिटीज कम होगी, जैसे आहार बताते हैं। तो उसमें कौन सा केला चलेगा? एक बात सुनो, हाँ जी, ना केले से डायबिटीज ठीक होती, हाँ जी, ना करेले का जूस पीने से डायबिटीज ठीक होती, ओके। ना आप देखो 10-10 साल से मैंने ऐसे अनुभव करके देखे हैं जो ये हाँ, खाते हाँ। रहते हैं, लेकिन हाँ जी। केले ना जूस पीते रहते हैं, लेकिन उस किसी की डायबिटीज ठीक हुई क्या कोई? मुझे तो लगता है नहीं ठीक होती। सही कह रहे हैं आप, मुझे तो यही लगता है। हाँ, मेरा अनुभव भी यही कहता है कि नहीं होती। अगर लेकिन आप अपनी पाचन प्रणाली को ठीक करोगे, ठीक, आप आपकी बॉडी इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएगी, आपकी कोशिकाओं की जो इंसुलिन लेने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो शक्ति बढ़ेगी, तब डायबिटीज ठीक हो जाती है, यहाँ ठीक होते हैं। तो ठीक है, सर जो, हाँ, ये मिक्स। चलो अब आपके क्वेश्चन और भी किसी को पूछने दो बात। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड था, इसीलिए पूछ रही थी सर मैं। हाँ बोलो, कि बताओ। जो हम अभी जो आजकल हम शुद्धि क्रियाओं में जलनेती करके प्राणायाम कर रहे हैं, तो क्या ये हेल्पफुल होगी? कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी ये? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये हेल्पफुल सिर्फ श्वास लेने में हेल्पफुल होएगी। नाक को आपके को यहाँ पे भी मतलब, क्योंकि यहाँ बहुत से कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आते रहते हैं वातावरण से, उनका निष्कासन करने में रहेगी, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होएगी। लेकिन ये समझना कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्राणायाम बढ़ाए पहुंचाएगा। हाँ, अच्छा, थैंक यू सर। और इससे प्राणायाम की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, ये जरूर होएगा। तो अच्छा, ठीक सर, चलो, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, हाँ लो, बोलो। पूछो। चलो, आप सबके हो गए मेरे ख्याल में। अब आप राजन जी को दे दो हमारा। बोलो। सर, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसे क्या करना चाहिए? भाई, टाइप 1 डायबिटीज जो है उसको इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी पेंक्रियाज से बीटा सेल्स होते नहीं है, वो इंसुलिन उसकी बॉडी बना नहीं रही, या बहुत थोड़ी मात्रा में बनाती है, तो उसे इंसुलिन और डॉक्टर की सलाह से चलना चाहिए। लेकिन योग करता रहो तो उसके जो इंसुलिन की मात्रा बाहर से आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत रिड्यूस हो जाती है। ऐसा तो होता है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो जाए ऐसा नहीं। ठीक है, चलो। खाने वाने का कैसे ध्यान रखना है? आप भैया ऐसे यहाँ बैठ के सबका समय ना खराब करो। इंसुलिन पे आप मेरे को 11 बजे से 2 बजे तक फोन कर लेना, आप अपनी रिपोर्ट दे देना, फिर मैं देख के बताऊंगा कि आपको कैसी डाइट ठीक रहेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन ना पूछिए प्लीज। ठीक है। उसका समय 11 बजे से 2 बजे मैंने निश्चित किया हुआ है, आप बात कर सकते हैं मेरे को इसी नंबर पे। ठीक है सर, ठीक। चलो, ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरी गैस बहुत जल्दी है मेरे को। ये फिर वही इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अगर इस बात में कोई ना समझ में आया हो तो आप पूछ लो। नहीं, मैं ना एक दवाई ले रही हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, ना मैं इसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, आप 11 बजे से 2 बजे बात कर लेना। ठीक है राजन जी, आप अब इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आंसर किए जा सकते। ठीक बात है सर। सर, आज
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जितना डिटेलिंग आज बताई है वो हम सुनने के लिए अभी तक और बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। और जो उससे रिलेट करके आपने आसन जो कराए और आसन कराने से कौन कौन से चीजें फर्क पड़ रही हैं और कैसे एंजाइम ज्यादा बनते हैं या भोजन कैसे पचता है, ये सब चीजों की जो डिटेलिंग आपने बताई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा भी आया। और कोशिश करेंगे हम सभी के सभी कि उसी हिसाब से आसन करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें, तो आसन करने का भी ज्यादा लाभ मिलेगा। और भोजन के ऊपर जो जितनी डिटेलिंग जो स्टेप वाइज भोजन पचता रहता है, अलग अलग हिस्सों में जाता है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट कब पचते हैं, आपके प्रोटीन्स कब पचते हैं, सब जो डिटेलिंग आपने बताई बहुत ही ज्यादा सबको सुनने में और उसको अमल करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और हम सभी दोनों तरफ के जिलों से आपसे आभार व्यक्त करते हैं और कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर इसी बारे में, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़ पाए, अंदाजन 100 लोग ही जुड़ पाए, उससे ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए। तो कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे समय लें और आपका बहुमूल्य समय फिर से लेकर लोगों को और लाभान्वित करेंगे सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब प्रार्थना शांति पाठ धन्यवाद सर। मुझे कुछ कहना है संजय जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। पहले का प्रार्थना शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके बाद प्रार्थना शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा सांस भरें, मुख खोलकर एक साथ आरंभ करें। ओम। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिर्बन्धना। मृत्योर्मोक्षीमामृता। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति। पृथिवी शान्तिरापा। शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति शांति।